एक साइकिल को रुपये 2430 में बेचने पर 10% की हानि होती है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, और साइकिल का विक्रय मूल्य हमें बताया गया है जिसमें 10% की हानि होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य बताया गया है और ये विक्रय मूल्य पे हमें हानि हो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये विक्रय मूल्य हम यहाँ पर लिख देंगे 2430 रुपये। हमने यहाँ पर 2430 रुपये लिख दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि हमें हानि कितना हो रहा है उसे देखना है। देखिए, हमें हानि पर बेचे गए मूल्य को हमने लिख दिया और हानि कितना हो रहा है, ये दोनों चीज़ पर हमें साइकिल का क्रय मूल्य, खरीदे गए मूल्य को हमें निकालना है। तो हमारे पास जो दिया गया है वही दो चीज़ का उपयोग करके निकालना है। तो यहाँ पर 2430 रुपये हमने लिख दिया और 10% हानि हुआ है, इसलिए हम 100 में 10 कम करके नीचे लिख देंगे। 100 में 10 कम करके हमने नीचे लिख दिया, अर्थात 90 लिख दिया। जितने प्रतिशत हानि होगी उतने प्रतिशत कम करके नीचे लिख देंगे और ऊपर आप जो है क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर इसी को जब हम हल कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस साइकिल का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न रहेंगे इसमें बस इतना ही आपको जानना है कि घाटा में बेचा गया है तो कितना घाटा हुआ है, तो जितने में बेचा गया है वो यहाँ लिख देंगे। जितना प्रतिशत घाटा हुआ है, हानि हुआ है, छूट हुआ है, उतने 100 में घटा के नीचे आपको लिख देना है। अब बाकी इसको हल कर देना है। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो ये 0 0 हो गया कैंसिल। अब 9 से इसको भाग देना है, जो बचा हुआ है उसको। तो 9 से भाग चला जाता है क्योंकि इसको जोड़ने से 9 ही हो रहा है, तो ये चला जाएगा। 9 एक कम 9, 9 दूने 18, यहाँ पर बचा है 6 और ये 63 हो गया, और 9 सत्ते 63। अब ये 27 से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर ऊपर की संख्या को हमें गुणा कर देना है। तो 27 को 100 से गुणा करने पर हमें मिल जाता है 2700। अरे 2700 हमारे पास उत्तर यहाँ पर डी के रूप में है। अब इसे आप चेक भी करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2700 का सामान को यदि हमें 10% की हानि पर बेचना है तो 2700 का 10% 270 होता है, और इसमें 270 यदि कम में बेचा जाए तो ठीक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2430 रुपये मिलेंगे। या इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये 2700 रुपये हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार आप लाभ हानि के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगली प्रश्न पर। तब तक आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और हम पहुंच जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ गया है और इस प्रश्न को हम करेंगे हल। यहाँ पर पूछा गया है 5 कलम और 1 पुस्तक। ध्यान दीजिए, 5 कलम और 1 पुस्तक का मूल्य बराबर है। मतलब यदि हम 5 कलम लेंगे तो वही पैसा देना है, 1 पुस्तक लेंगे तो ही उतने पैसे देना है। यदि 1 कलम का मूल्य 3 रुपये है, यहाँ पर बताया गया है कलम का मूल्य, पुस्तक का मूल्य नहीं बताया गया है। तो यदि रुपये 180 से दोनों सामान खरीदने हैं, हमें 180 है हमारे पास और दोनों सामान बराबर संख्या में खरीदा जाए, अर्थात हम जितने पुस्तक खरीदेंगे उतने कलम खरीदेंगे, तो कितना कलम और पुस्तक हमें प्राप्त होंगे या मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पता है कि 1 कलम का मूल्य क्या है, 3 रुपये है, और ये 3 रुपये में हमें 1 कलम मिल जाता है। और हमें जब 1 कलम जो है 3 रुपये मिलता है तो 5 कलम के बराबर पुस्तक का मूल्य है, तो 5 या 15 रुपया जो है 1 पुस्तक का मूल्य हो गया। 1 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएंगे। ये आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना है। 1 कलम का 3 रुपया है तो 1 कलम और जो है लेंगे तो 3 रुपये में, तो 5 कलम का और 1 पुस्तक का मूल्य बराबर है। तो ये हो गया क्लियर। तो इसी प्रकार यदि हम 1 कलम और 1 पुस्तक लेते हैं तो हमें कितना चुकाना पड़ेगा, 18 रुपया। 1 कलम ले लिए 3 रुपये का, 1 पुस्तक ले लिए 15 रुपये का, क्योंकि हमारे यहाँ पर 5
एक पुस्तक जो है 5 कलम के मूल्य के बराबर पर है, तो 15 रुपया हमें पुस्तक का मूल्य हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार हमारे पास रुपए कितने हैं, 180 रुपये। इस 180 रुपये से हम कितने बार 18 रुपये का सामान लेंगे उतना ही आएगा। 18 रुपये में एक एक आते हैं, तो 18 से हम 180 को भाग दे देंगे, तो 18 एकम 18, 18 शून्यम शून्य, यानी कि 10 कलम और 10 पुस्तक हमारे पास आ जाएंगे। एक केवल हिसाब बात वाली प्रश्न है और इसे समझने वाली प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बारीकी से हिसाब बात करके आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है वहाँ चलिए हम पहुँच जाते हैं। और आप जो है हमें अधिक से अधिक ज़रूर लाइक करें, लोगों को शेयर करें, हमारी व्यू बढ़ाएं। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ हम शुरू करते हैं। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। किसी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें उसके 4 गुना में 10 जोड़ने पर उसी संख्या के किसी संख्या के उसी संख्या के या उस संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होते हैं। हम यहाँ उदाहरण देकर आपको समझाएंगे इसका। तो वह संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, हमको दिए गए उत्तर से ही उत्तर को हमें निकालना होगा। तो दिए गए उत्तर से उत्तर कैसे निकालें, चलिए हम उदाहरण देते हैं। 25 ये पूछा गया है, 25 को हम ले लेते हैं। अब 25 से चेक करते हैं, तो 25 हम यहाँ पर लिख दिए। अब वो संख्या 25 है। मान लीजिए किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, चलिए 25 का 4 गुना गुणी 4 और गुणी 4 बराबर है 25 चौक 100 हो जाता है। और 100 होने के बाद इसमें 10 हमने जोड़ दिया, और 10 जोड़ने के बाद क्या होगा, ये 110 हो जाएगा। अब ये बात क्लियर हो गया। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, है ना, एक संख्या है, इसमें 4 गुना में हमने 10 जोड़ दिया 110। अब उसी संख्या के 5 गुने में से देखिए, उस संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। अब इसी संख्या के 5 गुने देखिए, 25 गुणित 5 तो 125 हो जाएगा, 125। तो इससे ये कितना कम हुआ है, ये इससे कितना कम हुआ, 15 का कम है, मतलब ये 25 हमारा उत्तर नहीं है। इसी प्रकार हमको प्रत्येक को अलग अलग चेक करना होगा। इसी प्रकार 20 का आप इसी फार्मूले से समझाए। देखिए किसी संख्या के, मानो वह संख्या हमारा 20 है, उसके 4 गुने में 10 जोड़ें, तो यहाँ पर 25 चौक 80, और 80 में हमने क्या जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया, तो ये हो गया 90। अब उसी संख्या का यानी कि 20 का कितना गुना, 5 गुना, तो 20 का 5 गुना क्या हो जाता है, 100। तो 20 का 5 गुना करने पर ये कितने का कम हुआ, वह संख्या जब 5 कम प्राप्त होता है, कह रहे ये तो 10 कम प्राप्त हुआ, ये कितना कम है, 10 का कम है। देखिए हमने 25 पर निकाला तो 15 कम हुए, 20 पर निकाला तो 10 कम हुए। अब हम देखते हैं, अब 2 बचा है उसमें से, तो ये उत्तर भी नहीं हुआ। अब हमारे पास 35 लेंगे तो ये अंतर और बड़ा हो जाएगा। तो अब अगला हमारा है 15, और 15 से हम शुरू करते हैं। तो 15 गुणी 4, 15 का हम 4 गुना कर दिए, और उसमें क्या जोड़ दिए, 10। 15 चौक 60, और उसमें हमने जोड़ दिया 10। अब ये हो गया कितना, 70। अब ये हो गया हमारा क्या, 70। अब उसी 15 का 5 गुना कर देंगे, 15 गुणित 5 बराबर 75। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ठीक 5 का कम प्राप्त हो रहा है। ये प्रश्न के अनुसार से उत्तर हमारा क्या निकलता है, 15। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, वो है मतलब 15 के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है, उस संख्या के 5 गुने से कम प्राप्त होता है। तो इस संख्या के 5 गुना, 15 पचे 75 से 5 कम प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारा 5 गुना कम जो प्राप्त हुआ वो सही हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर सी है। तो इसी प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को सोच विचार करके बना सकते हैं। हम आगे आप लोगों के लिए प्रश्न बदल रहे हैं, तब तक आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, अधिक से अधिक लाइक करें, और थोड़े से बटन दबा के आप दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम पहुंचते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 28वां पर। 28वां प्रश्न क्या कहता है, इसको भी जरा से गौर करें। 28वें प्रश्न में कह रहा है, यदि 2 सह अभाज्य संख्या, देखिए इधर ध्यान दीजिए, सह अभाज्य किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। दो संख्याएं ऐसे हो जिसमें से दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होते, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ उदाहरण देंगे, संख्याओं का गुणनफल
117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, ये एक परिभाषा से क्लियर है। अब उदाहरण के लिए हम दो संख्या यहाँ पर रख देते हैं। देखिए 7 और 4, ये 7 और 4 ऐसे संख्या हैं जो दोनों एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाते। अब एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाते तो इसका लघुत्तम क्या होगा, हमेशा इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। 7 चौक 28 ही लघुत्तम लिख लेगा। क्या लिख लेगा, 28 लघुत्तम यहाँ पर निकलता है। या कोई भी इस प्रकार की संख्या जो रहेगा जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाते, और इसका लघुत्तम जो है हमारा 28 निकलता है, तो महत्तम इसका क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो आप ये भी जान रहे हैं कि किसी भी दो संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम का गुणा जो निकलता है, 28 से कम 28 निकला, ये लघुत्तम और महत्तम का गुणा 28 निकला है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमें वही प्राप्त होता है जो उन संख्या के लघुत्तम महत्तम का प्राप्त होता है। और वो दोनों संख्याएं जो एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाते, उसे हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर इस परिभाषा के आधार पर हम समझने का प्रयास करें कि जब दो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा, जो भी गुणनफल हमें प्राप्त होगा, वही गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है हमेशा के लिए। और उन दोनों संख्याओं का जब हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम पूछा जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ये याद करने वाली बात है। तो अब इस संख्या का हम उत्तर की ओर जाएं, इस संख्या का उत्तर क्या हो सकता है उसको देखें। तो यह संख्या जो है 9 और 13 का गुणा है। कितने का है, 9 और 13 को हम गुणा कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाता है कितना, 117 प्राप्त हो जाता है। ये दोनों क्या है, 13 अभाज्य संख्या होने के कारण ये दोनों किसी एक संख्या से भाग नहीं जाते, तो इसका लघुत्तम हमेशा 117 लिख लेंगे और इसका महत्तम हमेशा क्या लिख लेगा, 1 लिख लेगा। अब इन दोनों को भी गुणा करें तो 117 प्राप्त होगा, और इन दोनों को भी गुणा करें तो 117 प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका 117 है ना, 17 एकम 117 एकम 117। इसको भी हम यदि उसके लघुत्तम और महत्तम को गुणा कर दें तो, और या तो 9 और 13 को। अब ये सहअभाज्य संख्या क्यों है, इसको भी आप थोड़ा सा और समझ लें। सहअभाज्य संख्या फिर से एक बार मैं बता दूं, किसी भी दो संख्याओं में दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सह अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर आपका निकल गया क्या, 117 ही रहेगा, क्योंकि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 होता है, तो उसका लघुत्तम भी 117 होता है। लेकिन यहीं पर महत्तम क्या होगा करके पूछेगा तो हमेशा 1 होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।